नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं बुलंदशहर कारागार के अधीक्षक मिजाजी लाल जी। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसे सुपरिटेंडेंट है कि जहां भी जाते हैं उसी जेल का माहौल ऐसा कर देते हैं कि वो जेल नहीं, एक शिक्षक और एक शिक्षा का केंद्र, पाठशाला की तरह लगने लगता है। आपने जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही है वहाँ जेल के अंदर इतने अच्छे कार्य किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली लगभग 73 जेल हैं, 75 ज़िले हैं, अगर सब लोग मिजाजी लाल साहब के रोल मॉडल पर काम करें, जेल के अधीक्षक, तो जेलों में एक आमूल-चूल बदलाव आ सकता है। और जो कैदी यहाँ जेल के अंदर जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, वो सुविधाएं और यहाँ के एनवायरनमेंट में वो अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसा सुंदर कार्य करने वाले हमारे जेल के अधीक्षक मिजाजी लाल जी, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे जेल के विकास और जेल के अंदर जितनी भी परेशानियां आप देखते हैं और उनमें अमूलचूल जितने भी सुधार आपने किए हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट साहब से। तो आइए। तो नमस्कार साहब, कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और एक एज ए सुपरिटेंडेंट होने के नाते आपने जहाँ जहाँ भी आपका चार्ज रहा है, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है। और ये बड़ी खुशी होती है कि जेल जैसे सब्जेक्ट पर पहले तो हम लोग सोचते थे तो इतनी भयानक स्थिति लगती थी कि यार जेलों में कितनी बुरी हालत कैदियों की है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन आपने उस चीज़ को एक नया मोड़ दे दिया और कहीं न कहीं आशा की किरण ये लगने लगी कि भाई जेल के अंदर भी सुधार हो सकता है। और जेल ही नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन सकता है कि वहाँ जो अपराधी आते हैं उनकी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ मनोप्रवृत्ति को बदलना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट साहब, एक तो आप हमें अपना परिचय दे दीजिए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मेरा गृह जनपद फिरोजाबाद है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जनपद में ही हुई जी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया जी। मेरी वहाँ उच्च शिक्षा पूरी हुई। हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? वो तो काशी में है। हाँ, वहाँ से ही, क्योंकि मुझे वर्दी की नौकरी पसंद थी जी, तो सर्वप्रथम मैं अर्धसैनिक बल में चला गया। वहाँ 5 साल सेवा करने के बाद फिर मैं सेवा में आ गया जी। इस सेवा में भी मेरी पूरे प्रदेश में जगह जगह तैनाती रही। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहूँगा बीच में कि आप जो अर्धसैनिक बल आपका था जिसमें 5 साल जॉब किया, तो वहाँ से आपका मतलब इसमें इस वाले सुपरिटेंडेंट नहीं, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। ओके। वो केंद्र सरकार के सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट चयन आयोग से हुआ था और यहाँ पर उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश सरकार के आयोग के ये आपका चयन हुआ। पीपीएस वाला होता है कोई और? नहीं, ये हमारी विभाग की अलग सेवा है। अच्छा। और उसके बाद मेरी पूरे प्रदेश में तैनाती रही। जी जी। तो फर्स्ट तैनाती, मेरी पहली तैनाती नैनीताल जनपद में विभाग का एक बहुत लगभग 5,500 एकड़ का कृषि फार्म था जी, वहाँ पर हुई। और वहाँ कृषि कार्य के साथ साथ
अन्य मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन आदि के कार्य होते थे, वहाँ रही। उसके बाद ऐसे ही जगह जगह बदलते हुए निकट पिछले 4 साल में सोनभद्र जी जो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और के बॉर्डर पर है। ये बुंदेलखंड में आता है? नहीं, यूपी में ही आता है, लेकिन ये धुर पूर्व दक्षिण का जिला है। ओके। नक्सल प्रभावित जिला है। जी। वहाँ तैनाती रही। उसके बाद यहाँ विगत वर्ष यहाँ तैनाती हुई है। बुलंदशहर में जब से आप शायद लगभग 2 साल हो गए आप गए हुए? नहीं, मुझे लगभग 9 महीने हुआ। अच्छा, तो जब से आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आपने क्या क्या बदलाव जेल के अंदर किए हैं? और बदलाव तो देखिए, मेरी तैनाती के समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। परिस्थितियाँ खराब थी। बंदियों में जो है ज़बरदस्त अवसाद और तनाव था। उनकी लगभग 1.5 वर्ष से मुलाकात बंद थी। तमाम दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यहाँ तक कपड़ों का भी बंदियों पर अभाव था। साथ ही उनकी जो इलाज की व्यवस्था थी वो भी चरमराई हुई थी। उन सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके समानांतर तरीके से सबको निपटाना शुरू किया था। आपने यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना भी की है या पहले से थी? लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है, जिसमें और पुस्तकें विभिन्न संगठनों से, और एक ग्राम पाठशाला संगठन है जो गांव में लाइब्रेरी स्थापित कर रहा है, उनकी मदद से भी लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। बंदियों के जो इलाज की व्यवस्था थी उसको बहुत युद्ध स्तर पर किया गया। रेगुलर बड़े बड़े चिकित्सा शिविर लगवा करके बंदियों को जिला अस्पताल भेज करके मेडिकल कॉलेज और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भेज करके बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। और इसी का परिणाम है कि निकट कई महीनों से इस कारागार में किसी भी बंदी की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा। मानसिक और अवसाद से ग्रस्त बंदियों के लिए अनेकानेक सांस्कृतिक, खेलकूद और योगा, प्राणायाम, आध्यात्मिक प्रोग्राम करा करके उनकी मन स्थिति को बदला गया है जी। और उनमें एक जोश और खुशी का माहौल पैदा किया गया है। साथ ही बंदियों के कल्याणार्थ इस वर्ष लगभग 5000 कंबल विभिन्न संगठनों से दान स्वरूप प्राप्त करके उनको सर्दी से बचाने का कार्य किया गया जी। यहाँ यही नहीं कि इस जेल के ही बंदियों को नहीं, इस जेल से बाहर अन्य जेलों के बंदियों के लिए भी इस कारागार से कंबल भिजवाए गए। बंदियों को विभिन्न तरह के कपड़े, जब मेरी तैनाती हुई थी तो बहुत सारे बंदियों के पास, महिलाओं के पास, बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। वो मैंने तमाम साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, ट्रैक सूट, जैकेट, स्वेटर, शॉल आदि जो है बंदियों को सभी को उपलब्ध कराए ताकि कोई भी यहाँ कैदी कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ? 2500 के आसपास कैदी रहते हैं। वैसे जेल की स्ट्रेंथ क्या है? जेल की स्ट्रेंथ 1000 लगभग है। 1000 के लगभग है, तो डबल है उससे। हाँ, लगभग 2.5 गुना बंदी है। तो वो कैसे मैनेज होते हैं, मतलब उनका क्या? हाँ, अब है, जगह का तो अभाव है, लेकिन जब सारी सुविधाएं और सहूलियतें बंदियों को उपलब्ध रहती हैं तो वो जगह का अभाव उतना आड़े नहीं आता है। सारे बंदी, आपका संबंध जो है, जब आप कैदियों से निरीक्षण के लिए जाते होंगे तो वो लोग तो बड़े खुश होते होंगे कि भाई आप इतने अच्छे यहाँ अधीक्षक हाँ, हैं। बंदी
अपनी समस्या खुल के बताते हैं और हम भी उतनी ही आत्मीयता से और लगन से उनकी समस्याओं को सुन के उनकी निपटारा करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी टाइम से जेलों के अधीक्षक रहे हैं, तो आपके हिसाब से जेलों के अंदर अमूलचूल क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर काम होना चाहिए? देखिए, ब्रिटिश काल में जेलों का जो जेलों की परिकल्पना अंग्रेज़ों ने किया था वो एक उत्पीड़न घर के रूप में किया था। जी। देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ था जी, उस आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे आंदोलनकारियों को जेलों में डाल करके और उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे जेलों की परिकल्पना बदली और उन्हें आज सुधार गृह के रूप में देखा जाता है, और वो इसलिए भी सही है कि जो अपराधी है उसको हम अच्छा वातावरण देके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार दे करके, प्यार दे करके जितने आसानी से हम उन्हें सुधार सकते हैं, उनके मन स्थिति को बदल सकते हैं, वो हम उन्हें बल से नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग बंदी यहाँ आते हैं, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि इसका दो ही कारण विशेष हो सकते हैं, और भी हों, कि एक तो उनकी परिस्थिति, कि किस परिस्थिति वश उन्होंने क्राइम किया, दूसरा एक एनवायरनमेंट कि भाई आपकी जो सोसाइटी है वो उस टाइप की है तो आप अपराध की दुनिया में काम करने लगे। अब उन सब चीज़ों को करने के बाद कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं और फिर जेल में भी आते हैं। तो जेल में आने के बाद अगर जैसा आप काम कर रहे हैं कि जेल के अंदर आप एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं और तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं उन पर भी, अध्यात्म में भी, तो इन सब चीज़ों से उनकी जो मनोवृत्ति है उसमें बदलाव आता है और जो क्राइम करने का उनका भाव होता है उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और उससे जहाँ तक मुझे मतलब बेनिफिट नज़र आता है कि जब भी वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन का स्तर जो है वो सुधरता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट तो सभी के हैं देश के अंदर, चाहे वो अपराधी हों या हमारे आम नागरिक हों, सभी के अपने अधिकार हैं और उनकी सुरक्षा और रक्षा हम सब के ही हाथों में होती है। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये अपने आप में असाधारण वर्क है और मैं देखता हूँ कि और जेल्स भी हमने देखी हैं, वहाँ उनको उतनी ना सुविधाएं मिल पाती हैं, ना वहाँ उतना साफ़ सफाई का, एजुकेशन का, बहुत सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो उतना नहीं है। लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आप बिल्कुल डिफरेंट वर्क करते हैं। तो ये जो सोच है आपकी, ये जेनेटिक है या कहाँ से कैसे आई आप, मतलब ये भाव जो है ये आपका कैसे उत्पन्न हुआ? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये है कि जो हर व्यक्ति के जो पैदा होने के बाद जो उसके पारिवारिक माहौल में जो संस्कार मिलते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पारिवारिक वातावरण था, जो संस्कार मिले, उनका भी इसमें बहुत योगदान है और उसी के अनुसार मेरी ये मन स्थिति है कि मेरे हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और क्योंकि ये हमारा एक शासकीय दायित्व है, सेवा हम दे रहे हैं विभाग में, तो हम उसको अधिक से अधिक अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिम की सुविधा भी आपने की हुई है? हाँ, यहाँ बंदियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और उनके
मनोरंजन, उनके आध्यात्मिक और तरह के और जो सांस्कृतिक संस्कार वगैरह सारी चीज़ों के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश रहती है वो ये है कि बंदी जेल में आया है, उनमें तमाम लोग अशिक्षित होते हैं, तमाम लोगों को कोई अपनी रोजी कमाने के का हुनर नहीं होता है। तो हम सीमित संसाधनों में विभिन्न संगठनों के सहयोग से ये कोशिश करते हैं कि उन्हें तरह तरह के ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएं जिससे उनका कौशल विकास, टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ नियमित रूप से कंप्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और तमाम तरह की जो शैक्षणिक क्रियाकलाप, साथ ही कुछ ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं जो बहुत कम लागत पर व्यक्ति बाहर जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। इससे एक बेनिफिट स्टूडेंट साहब एक और भी रहता होगा कि जेल में जो लोग हैं जब उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है तो जेल के अंदर का जो समय है जिसको काटना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो जब वो एक्स्ट्रा करिकुलम करते हैं तो उनसे उस समय को काटना उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। उससे हमें भी ये बेनिफिट है कि जेल का वातावरण बड़ा शांत और सुखमय रहता है। झगड़े फसाद बंदियों में किसी तरह का कोई उन्माद या कोई अवसाद तनाव नहीं रहता है, जिससे वो किसी भी तरह के झगड़े फसाद से दूर रहते हैं। साथ ही उनमें किसी तरह की भी गलत आदतें नहीं पनप पाती हैं और वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जिससे और हमारा ये प्रयास है कि जो चीज़ें उन्हें सिखाई जाए वो ऐसी हों कि बाहर जा कर के बहुत कम पैसे पर जी वो उन कार्यों को शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने एक गमला बनाने का कार्य शुरू कराया, तो हम बंदियों को ये समझाते हैं, बल्कि वो खुद देखते हैं कि गमला बनाना और बेचना, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर तुम्हारे पास 2-4 हज़ार रुपये भी हों तो आप इस कार्य को शुरू कर सकते हो। उसी तरह पेंटिंग का कार्य है। पेंटिंग कार्य सीख करके आपको केवल जो है उसका पारिश्रमिक मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लोग पेंटिंग आपसे कराएंगे, आप उनका। अब इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सही करना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट को सही करना, जैसे पंखा मरम्मत का कार्य हो गया। हमारे बंदी ये जो LED अगर ख़राब हो जाती है उसे सही कर लेते हैं, फ्यूज LED को भी सही कर लेते हैं। टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं तो ये ऐसे कार्य हैं, जैसे सब्जी उत्पादन का कार्य हो गया। नर्सरी खेती का जो कार्य हो रहा है वो कितने बड़े स्तर पर है, यहाँ कितनी एग्रीकल्चर लैंड? लगभग हमारे पास 8 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, 8 एकड़। उसमें खेती का कार्य होता है। हम नर्सरी का कार्य भी, क्योंकि मुझे नर्सरी का खुद बहुत ज्ञान है जी जी, तो मैं अपनी देख रेख में ही बंदियों को नर्सरी का कार्य कराता हूँ ताकि वो पेड़ पौधों के बारे में इतना जान सकें। और अगर वो नर्सरी जैसे गमला बनाना और नर्सरी का कार्य दोनों मिलजुल के कर सकता है आदमी, तो अगर एक बंदी अच्छे से उन चीज़ों को सीख ले तो उसे किसी भी पेड़ को बाज़ार से या कहीं बाहर से खरीद करके बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपनी नर्सरी में खुद ही उन पेड़ों को तैयार कर लेगा और गमले बना लेगा और बिक्री करेगा। तो ये इस टाइप की जो प्रोग्राम्स हैं वो अदर जेलों में भी चलते हैं या क्या उनका कुछ नहीं? गमले बनाने का कार्य नहीं कहीं हो। और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ कार्य जेलों पे, विभिन्न जेलों पे अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। तो अगर एक मैं भाषा में बोलूँ तो आपने कि यूनिवर्सल यहाँ एक विद्यालय की जो है स्थापना कर रखी है, जहाँ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिटेशन और आपका एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड आप सारे कार्य यहाँ करा रहे हैं। जो कुख्यात जो प्रवृत्ति के जो आपराधिक यहाँ जेल में बंद हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है? वो देखिए,
कुख्यात कोई नहीं होता है जी। उस पर ज़्यादा केस हो गए, कुछ उसने अपराध परिस्थितियों बस बाहर ज़्यादा अपराध कर दिए तो वो कानून की नज़र में कुख्यात हो जाता है। जी। मानसिक स्थिति का अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं इंसान छुपा हुआ है, और वो भी मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा यूपी के लगभग सभी बड़े बड़े कुख्यात या माफिया कहिए वो जेलों में बंद रहे हैं। मेरी तैनाती के टाइम उन्होंने कहीं भी किसी तरह की ऐसी घटना या ऐसी कोई वारदात या ऐसा कोई कांड नहीं किया जो कानून के विपरीत रहा हो। जी। तो ऐसा नहीं है कि वो सुधरना नहीं चाहते। मैंने तो ऐसे कुख्यात और माफिया बंदियों को सुधारा है जो जनपद की टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 थे, जिसने हमेशा के लिए अपराध छोड़ करके और एक अपनी सम्मानित और ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। मतलब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट वास्तविक इन लोगों को मिलना चाहिए, जिससे कि इनका अपना जीवन जो है वो अच्छे स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर जी सकें। और ये कार्य अगर सभी जेलों में हो तो क्राइम पर हम लोग कितना बड़ा सरकार और हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार आपका जो विकास का मॉडल है या आपका जो ये एनवायरनमेंट या जो भी चीज़ें हैं, अगर इसको सभी जेलों में इसका एडवांटेज दें तो जेलों की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी कि मैं जैसा आप बोल रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अपराध और अपराधी दोनों में लगभग 80% का जो इजाफा है वो कम हो जाएगा। देखिए, सरकार भी और हमारे विभाग के जो पुलिस महानिदेशक हैं श्री आनंद कुमार साहब जी, उनके द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि जेलों में अच्छे कार्य किए जाए, बंदियों को शैक्षणिक और कौशल विकास की शिक्षा दी जाए, उनमें विभिन्न प्रकार के खेल कूद, योग, प्राणायाम और नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएं। और कई जेलों में इस तरह के कार्य काफ़ी अच्छे किए जा रहे हैं। आपके जो विकास जो आप करा रहे हैं, जो चल रहे हैं, इसकी गूंज प्रदेश सरकार में है? वहाँ के अधिकारियों को आपका मैसेज है कि भाई आप अच्छे तरीके से वहाँ कार्य तो हर जेल पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्टें शासन को और विभाग को, मुख्यालय को भेजी जाती हैं। और हमारे जो डीजी सर हैं उन्होंने हमारे इस कार्यों को कई बार पहचान दी है जी, और हमें पुरस्कृत किया है। यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और इन 9 महीनों में ही हमारे डीजी सर ने हमको 2 बार पुरस्कृत किया है, और अभी 26 जनवरी पर ही गोल्ड मेडल दिया गया है। अच्छा, आपको गोल्ड मेडल मिला है जी। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो अपने डीजी हैं, जो कारागार के, ये आपको एक टूल की तरह एज इंस्ट्रक्टर करके यूज़ नहीं कर सकते कि भाई सभी जेलों में आपको एक एज इंस्ट्रक्टर वहाँ जाएं और जो नहीं, ऐसी बातें, इस तरह के इंटरेक्शन जो है मीटिंगों में, वो चाहे बीसी से रही हो, चाहे फिजिकली मीटिंग लखनऊ में हुई हो या कहीं भी हुई हो जी, तो वो इस तरह के आपस में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और कहीं किसी जेल पे अच्छा कार्य किया जा रहा होता है तो उसकी डीजी साहब द्वारा चर्चा की जाती है और अन्य अधिकारियों को भी वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसमें कहीं आपको कुछ लोग आपके ही समकक्ष आपको लग रहे हैं कि आपसे कुछ लोग प्रोत्साहित हैं आपको देखकर? नहीं, देखिए, रोज़ की एक्टिविटी भी सारे अधिकारियों तक पहुंचती हैं। अच्छा। हाँ, इस जेल पे भी जो कार्य किए जाते हैं वो हम जो है सारे अधिकारियों तक रोज़ उसको पहुंचाते हैं। पूरे प्रदेश के जो जितने भी जेल हैं सबके आपस में सभी, हाँ, आपस में
ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर सारी एक्टिविटी डाली जाती हैं और सभी अधिकारी उनको देखते हैं और उन चीज़ों से प्रोत्साहित होकर के अपने अपने जेलों पर अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं। आपने जेल के अंदर स्वच्छता का भी बड़ा ध्यान रखा हुआ है कि हाँ। बड़ा साफ सुथरा एकदम, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई जेल है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब अपने आप में कोई हम किसी इंडस्ट्री के अंदर आ गए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब आते हैं तो कहते हैं भाई हम लोग तो हाँ। पिकनिक मनाने आए हैं, इंस्पेक्शन करने नहीं आए हैं। आप लोगों के आपके यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ तो बस हरियाली और यही आपकी जो है पिकनिक और सफाई देखते हैं बस। तो एनवायरमेंट का सब 100% एनवायरमेंट का ही तो ये तो देखिए है ही कि अभी इसी सफाई और एनवायरनमेंट और ग्रीनरी पर इस कारागार को 2 ISO प्रमाण पत्र मिले, जिसमें एक हाइजीन और मेडिकल फैसिलिटी को लेके था। तो सफाई और हरियाली और शुद्ध वातावरण तो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन मेरे अभी आ गया, आपका जो ये नाम है मिजाजी लाल इसका क्या ये मतलब फैमिली में किसी ने दिया या क्या इसका कुछ? देखिए हमारी जो उम्र है उस उम्र में ग्रामीण परिवेश में नाम जो है पंडित जी द्वारा ही रखे जाते थे और वही माँ बाप उसी नाम को आगे चलाते थे अपने मन से। आज जो दौर है अपने मन से माँ बाप नाम रख लेते हैं बच्चों के, हमारे दौर में ऐसा नहीं था। पंडित जी ने जो नाम रख दिया। आपका जो नाम है मिजाजी लाल, उसका मिजाज इतना बढ़िया है कि प्रदेश ही नहीं देश के लोगों को जो भी जेल से संबंधित हैं उनको आपके मिजाज, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, इन सब चीज़ों को देखते हुए देखिए सीख तो अच्छी हम छोटे बड़े किसी से भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और एफर्ट्स हमारा ये होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद आज हम मॉडर्न कल्चर में और आधुनिक युग में जी रहे हैं और इस आधुनिक युग में मानवता का जो मापदंड है वो ये होना चाहिए कि जो भी आदमी जिस पायदान पर है उसको उस पायदान पर उसका अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। हाँ, तो देखिए कारागार में बंदी अपना जो भी उसने कानून विरुद्ध कार्य किया उसी में वो कारागार के अंदर है। कारागार में आने के बाद ना तो उसके मानवाधिकार ख़त्म हो जाते हैं, जीने का अधिकार है, सही से जीने का अधिकार है, सभी सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, उसको खाने का अधिकार है, उसको धर्म की स्वतंत्रता है। खाने का मैं अक्सर सुनता हूँ कि खाने का जो जेल में खाने का जो स्तर है वो उतना बढ़िया नहीं होता, तो आपने कुछ उसमें सुधार किया है आपके यहाँ खाने की? हाँ, हमारे कारागार में मेरे आने के बाद बंदी तो जो अपना बोलते हैं वो बोलते ही हैं, सारे अधिकारियों ने, बाहर के अधिकारियों ने और तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग भी आते हैं, मैं उन्हें भी खाना भी और मतलब पका हुआ खाना भी और जो राशन आता है कच्चा उसको भी मैं सबको दिखाता हूँ। तो लोग आश्चर्य करते हैं क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही होता है, वो सोचते हैं कि जेलों में तो खाना बहुत ख़राब दिया जाता है, तो वो आश्चर्य करते हैं कि ऐसा खाना तो हम अपने घर पर भी नहीं खाते हैं जी, इतना अच्छा खाना। तो हाँ, तो क्यों नहीं, खाना उन्हें अच्छा मिलना चाहिए, उनका हक है और हमारी ये ड्यूटी है। नहीं जी बिल्कुल। तो आपसे बात हो रही थी, आप थे बुलंदशहर जेल के अधीक्षक मिजाजी लाल जी, और आप इतना सुंदर कार्य कारागार के अंदर कर रहे हैं कि इनका रोल मॉडल पूरे प्रदेश और देश के अंदर जाना चाहिए। ऐसे लोग बिरले होते हैं, लेकिन इन बिरले लोगों से हमें, हमारे समाज को और जो भी कारागार से संबंधित लोग हैं उन सबको सीख लेनी चाहिए और निरंतर ये प्रयास होना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं
जिस भी पोजीशन पर हैं वहाँ अपना 100% दें और अच्छा कार्य करें। तो आज के हमारे ख़ास प्रोग्राम खास शख्सियत में हमारे साथ थे बुलंदशहर ज़िले के जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार और आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। आपको अगर ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट आप दे सकते हैं, जो भी आपको देखने के बाद लगा हो वो कमेंट भी हमें दें, कि जिससे आपके कमेंटों से हम अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम के साथ जो भी चीज़ें हैं उनमें सुधार कर सकें। तो नमस्कार।